हेलो बच्चों, कैसे हो। तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक टॉपिक हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। उसके कुछ सवाल लगाए थे पिछले टर्न पे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताए थे। तो आज उसी का एक न्यूमेरिकल आपको और बता करके फिर नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा प्लस 16 क्यू एक दूसरे से स्मॉल ए दूरी पर वायु में रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कैपिटल ई शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा 16 क्यू एक दूसरे से स्मॉल ए दूरी पर वायु में रखे हैं। तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, ये हमने मान लिया कि ये प्लस क्यू आवेश है और इससे ए दूरी पर यहां पर एक दूसरा आवेश रखा गया है 16 क्यू। तो ये हमें समझना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर 0 होगी, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सब इस दोनों आवेशों को मिला करके लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी। क्योंकि इस पूरी लाइन पे तीव्रता कहीं भी शून्य हो सकती है, देखने की बात होगी कि कहां पर है। तो सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश के बाईं तरफ देखते हैं। आपको बताया था कि यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं आप, तो वहां पर प्लस 1 कूलाम आवेश रखकर आप उसकी दिशा देख सकते हैं। क्योंकि परिभाषा बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसलिए प्लस 1 कूलाम आवेश, तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के बाईं ओर रख करके देखते हैं। तो यहां पर हमने प्लस 1 कूलाम आवेश रख करके देखा। इसको हमने मान लिया बिंदु पी है। तो चलिए, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण इस पर तीव्रता की दिशा निकालते हैं। तो प्लस क्यू से प्लस 1 कूलाम पे तीव्रता की दिशा, ये प्लस प्रतिकर्षण होगा इस दिशा में, E1 कह दिया इस दिशा में। इसी तरह आप 16 क्यू से बताइए इस प्लस 1 कूलाम पे किस दिशा में बल लगेगा। वो भी प्लस है, ये भी प्लस है, फिर से E2 भी इसी दिशा में हो गया। तो आप देख रहे हैं कि E1 और E2 एक ही दिशा में है। तो किसी भी दो सदिश राशियों का परिणामी शून्य तभी हो सकता है जब वो परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो। क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है, तो इस बिंदु पर तीव्रता शून्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद आइए इस साइड जा देख लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हमने क्यू ले लिया 16 क्यू के दाईं ओर। इसको आप तीसरा क्षेत्र कह सकते हैं, इसको अभी पहला क्षेत्र कह सकते हैं आप। ये बीच वाला को हम दूसरा क्षेत्र कहेंगे। सेकंड में अभी हम बाद में ट्राई करते हैं किधर होगा। चलिए इस पे देखते हैं क्या किधर दिशा होगी। थर्ड क्षेत्र में यहाँ पे प्लस 1 कूलाम आवेश रखते हैं। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण उस पे तीव्रता की दिशा बताइए। तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो E1 इसी दिशा में हो गया बाहर की ओर। इसके बाद फिर देखिए 16 क्यू इसी 1 कूलाम पर किधर, वो भी राइट साइड में ये बल लगाएगा। तो E2 भी इसी दिशा में हो गया। तो आप देख रहे हैं कि E1 और E2 एक बार पुनः एक ही दिशा में हो गए। तो इस बिंदु पर भी तीव्रता शून्य नहीं हो सकती। अब आइए सेकेंड रीजन में, बीच में हमने मान लिया वो पॉइंट कैपिटल R है। तो इस पर अब देखते हैं कि तीव्रता क्या होगी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल a दी गई थी आपको। तो हमने मान लिया कि चलिए इस पर 1 कूलाम आवेश पहले रख करके दिशा देख लेते हैं। तो 1 कूलाम आवेश जब रखेंगे प्लस क्यू के कारण इस 1 कूलाम पर तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी, ये E1 हो गया। और इसी तरह 16 क्यू के कारण इस प्लस 1 कूलाम पर तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी E2। अब अगर ये E1 और E2 आप देख रहे हैं विपरीत दिशाओं में, अगर इन दोनों के परिमाण बराबर हो जाएं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं
कि बिंदु R पर परिणामी वैद्युत की तीव्रता शून्य होगी। बिंदु R पर वैद्युत की परिणामी तीव्रता शून्य होगी अगर इनके परिमाण बराबर हो जाए। तो बस चित्र आप समझ गए होंगे। मान लेते हैं कि ये वाली दूरी यहां से यहां तक x है, ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी आपकी यहां से यहां तक a माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो a है। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण आप यहां कैलकुलेट कर लीजिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, ये बिंदु R पर तीव्रता E1, तो E1 बराबर हो जाएगा वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा E1। इसी प्रकार E2 निकाल लेंगे। इसी प्रकार प्लस 16Q के कारण, ये 16Q के कारण E2 आप बता देंगे। E2 बराबर हो जाएगा के क्यू का मतलब 16Q है, और अपॉन इसकी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। तो दो तीव्रताओं के परिमाण हमने निकाल लिए। प्लस क्यू के कारण इस बिंदु R पर तीव्रता, और 16Q के कारण भी बिंदु R पर तीव्रता, दोनों तीव्रताओं के परिमाण आ गए। अब आपको अगर तीव्रता शून्य करनी है बिंदु R पर, तो बस दोनों का परिमाण बराबर कर दीजिए। चित्र से दिख ही रहा है, दिशा विपरीत है ऑलरेडी। तो तीव्रता शून्य होने के लिए यहां लिखेंगे, तीव्रता शून्य होने के लिए E1 बराबर E2, बस दोनों वैल्यूज रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये हो जाएगा 16Q अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। के से के कैंसिल कर सकते हो आप, ये क्यू से क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको आप पूरे का लिख सकते हैं a माइनस एक्स अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 16। और जब आप a माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 4। दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप पॉजिटिव साइन लेकर के देख लीजिए। पॉजिटिव साइन पहले लेंगे, धनात्मक चिन्ह लीजिए, देखते हैं क्या वैल्यू आती है x की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, तो इधर जाएगा 5x इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a अपॉन 5। तो पॉजिटिव साइन लेने पर तो ये चीज आती है, x इज इक्वल टू a अपॉन 5। और अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो, नेगेटिव साइन, तो उसको भी देख लेते हैं क्या आएगा, a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -4। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स इज इक्वल टू -4x। अगर ये x माइनस एक्स उस साइड जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी a इज इक्वल टू -3x। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे -a/3, तो -a/3 ये पॉसिबल नहीं है ये वैल्यू, तो इसलिए ये वाला ही आंसर हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू a/5। तो ये आंसर हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि x का मान नेगेटिव नहीं होगा, तो बस x इज इक्वल टू a/5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के छोटे आवेश से मैंने x दूरी मानी थी, जहां तीव्रता हमें शून्य करना था, तो वही x की वैल्यू a/5 आई है। तो आपका आंसर होगा कि छोटे आवेश से a/5 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो समझ गए होंगे, बहुत इजी था। दो बिंदु आवेश थे, दोनों से आपको तीव्रताएं निकालनी थी। लेकिन इसी सवाल में अगर एक आवेश को माइनस कर दिया जाए, अगर किसी एक आवेश को माइनस कर दिया जाए, केवल मैं फिगर बता दे रहा हूं आपको, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है, इसको रफ कर दे रहा हूं। तो सपोज कर लीजिए कि ये वाला माइनस आवेश हो जाए और ये प्लस 16Q है, सेम क्वेश्चन में।
और दूरी वही स्मॉल ए ही है। तो अगर अब प्रश्न हो जाए कि अब बताइए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ा था कि तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पे जरा एक कूलाम आवेश रख करके देखिए, तो ये माइनस क्यू आवेश इस एक को आकर्षित करेगा इस दिशा में, ठीक है, और ये प्लस 16 क्यू इस एक कूलाम को प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो इस बार दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, इस बार शून्य नहीं होगी यहाँ पे बीच में। अब आप इधर आइए जरा इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मान लिया आप प्लस एक कूलाम आवेश रख करके देखते हैं दिशा। तो देखिए इस माइनस क्यू के कारण इस एक कूलाम पे जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण होगा, इस दिशा में होगा, और इस 16 क्यू के कारण इसी एक कूलाम पे जो भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इस पे बल इस दिशा में होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशाओं में है। तो यहाँ पे संभावना बन सकती है कि तीव्रता इस पॉइंट पे शून्य हो सकती है। चलिए इस पॉइंट को हमने पी ले लिया है, ये क्यू था पॉइंट, क्यू पर आपको बताया तीव्रता शून्य नहीं होगी। चलिए एक इधर भी देख लेते हैं, इधर भी एक पॉइंट आर है, यहाँ पे एक बार देख लिया जाए, यहाँ भी प्लस एक कूलाम आवेश रखते हैं। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण जब इस एक कूलाम पर तीव्रता की दिशा निकालेंगे तो इस दिशा में होगी E1 की दिशा लेफ्ट साइड में होगी, और प्लस 16 क्यू के कारण यहाँ पे जब तीव्रता निकालेंगे तो वो इस दिशा में होगी E2। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दो तीव्रताएं विपरीत दिशाओं में है, E1 और E2 विपरीत हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि E1 और E2 विपरीत हैं। तो कहने का ये मतलब है कि या तो P पॉइंट पर हमारा तीव्रता शून्य हो सकती है या R पॉइंट पर तीव्रता शून्य हो सकती है, लेकिन दोनों पॉइंट पे नहीं होगी। इस बात को समझना है आपको, किसी एक ही पॉइंट पर होगी, तो वो कौन सा पॉइंट होगा ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए इस आवेश का परिमाण Q है और इससे दूरी जो है P की वो कम है, आवेश से इस बिंदु P की दूरी कम है, और इस 16 क्यू का परिमाण ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा है, 16 क्यू है, यहां से इसकी दूरी P की अधिक है। तो किसी भी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश के परिमाण के साथ साथ उसकी दूरी पर भी निर्भर करता है। तो तीव्रताओं को बराबर होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि छोटे आवेश से छोटी दूरी तथा बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर तीव्रता को शून्य किया जा सकता है। फिर ध्यान सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि छोटे आवेश से छोटी दूरी पर तथा बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य की जा सकती है, बराबर की जा सकती है। तो देखिए ये छोटा आवेश है, छोटे आवेश से बिंदु P की दूरी कम है, छोटी दूरी है, और इस 16 क्यू से ये बिंदु P की दूरी बड़ी है, तो निश्चित है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। इस R पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े आवेश से ये कम दूरी है, यहां से ये दूरी कम है, जबकि इस छोटे आवेश से इसकी दूरी अधिक है। तो तीव्रता शून्य होने के लिए जरूरी है कि बड़े आवेश से बड़ी दूरी तथा छोटे आवेश से छोटी दूरी पर तीव्रताओं के परिमाण बराबर किए जा सकते हैं, और अगर दिशाएं विपरीत हैं तो तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो इसको आप शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फंडा है या एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन का ये रहेगा कि छोटे आवेश से छोटी दूरी, ये लिख देता हूं, छोटे आवेश से छोटी दूरी तथा बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर परिमाण बराबर हो सकते हैं, और अगर परिमाण बराबर हो गए और दिशा विपरीत है तो फिर तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट के आधार पर आप ये बता सकते हो कि इस आवेश से अगर इसकी दूरी x है, ये दूरी मान लें, तो हमारे बिंदु P जो कि छोटी दूरी पर है, यहीं पे तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो बस कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से इसकी दूरी x हो जाएगी, यहां से इसकी दूरी 16 प्लस x हो जाएगी। पहले आप E1 निकाल लीजिए, तो E1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया, तथा E2 जब निकालेंगे 16 क्यू के कारण,
तो E2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी K और ये 16Q, वहां से डिस्टेंस है आपकी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चित्र में आपको बताया कि E1 और E2 ऑलरेडी विपरीत दिशाओं में है और बस अब इन दोनों के परिमाणों को बराबर कर दीजिए, इसलिए E1 बराबर E2 कर देंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K16Q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, K से K कैंसिल कर देंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर लीजिए तो हो जाएगा a प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। 16 का वर्गमूल 4 हो गया। पॉजिटिव साइन लेकर के देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, x को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू हो जाएगी a/3। तो इस बार आंसर ये हो जाएगा a/3। तो ये एक आंसर हो सकता है। एक दूसरा भी पॉसिबल आंसर है, उसको देख लेते हैं क्या होगा। नेगेटिव साइन लेने पर क्या होगा, तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x, नेगेटिव साइन लेने पर। तो इसको उधर लेंगे आप तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस a/5। तो ये चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बस ये आंसर नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक का, इस न्यूमेरिकल का जो मेन थीम था वो ये था कि अगर दो बिंदु आवेश एक लाइन में रखे हैं, अलग अलग परिमाणों के हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो हमेशा याद रखिए आप कि छोटे आवेश से छोटी दूरी पर जबकि बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। समझ गए होंगे इसको। चलिए अब इसको रफ करते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दें। और अगला अब हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक होगा वैद्युत बल रेखाएं। अगला है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, देखिए वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग करते हैं। किसी भी स्थान पर अगर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो उसको वैद्युत बल रेखाओं द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। अब बल रेखाएं क्या है, इसकी परिभाषा देख लेंगे। इनको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं, कई अलग अलग नामों से इसको हम जान सकते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले आपको एक वैद्युत क्षेत्र दिखाता हूं। जैसे एक धनावेश मान लिया यहां पे रखा है प्लस Q, और यहां पर आप कोई एक परीक्षण आवेश रख दीजिए प्लस Q0 और इसको मुक्त रूप से छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए आप इस परीक्षण आवेश को। तो ये इस प्लस परीक्षण आवेश पर बाहर की ओर बल लगाएगा, बाहर की ओर ऐसे बल लगेगा, और अगर आप इसको मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो इसी दिशा में वो परीक्षण आवेश चलता हुआ चला जाएगा, इस दिशा में। इसी परीक्षण आवेश को पुनः यहां से उठा करके आप यहां रख दीजिए इस जगह पे, तो ये प्लस भी इस दिशा में इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इस दिशा में ये परीक्षण आवेश गतिमान हो जाएगा। चलिए डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इसे। इसी परीक्षण आवेश को अगर आप यहां पे छोड़ देते हैं इस जगह पे, ये प्लस Q0 को, तो ये जो स्रोत आवेश है इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और इस दिशा में ये परीक्षण आवेश गतिशील हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इस साइड रखते हैं तो इस साइड चला जाएगा ऐसे, यहाँ इसके बीचों बीच रखते हैं तो इस दिशा में, तो इस दिशा में। तो यही आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये किसी धनावेश Q के कारण, एक आवेश है प्लस Q, तो उसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो वैद्युत बल रेखाएं इस तरह होंगी। जो दिशा होगी वैद्युत बल रेखा की वो आप देख रहे हैं बाहर की ओर होगी। तो किसी धनावेशित बिंदु आवेश के कारण एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस प्रकार बाहर की ओर होंगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो धनावेश है वो वैद्युत क्षेत्र में जिस रास्ते से गति करता है वैद्युत बल रेखा की वही दिशा होती है।
एक प्रकार से आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये रेडियली आउटवर्ड्स हैं। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है कि त्रिज्या, अगर यहाँ पे गोला खींच दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये बल रेखाएं जो है वो त्रिज्य बाहर की ओर निकल रही हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अब अगर यहीं पे माइनस क्यू आवेश हो जाए, ये माइनस क्यू आवेश कर दें, तो जो बल रेखाएं की दिशा है, अब इसमें कोई परीक्षण आवेश की बात करेंगे तो परीक्षण आवेश अंदर की ओर आएगा, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है और वो इस माइनस क्यू से आकर्षित होगा। तो अब बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार अंदर की ओर हो जाएगी, ये इस प्रकार अंदर की ओर हो जाएंगी। तो ये अंदर की ओर है, इसको भी हम कहते हैं रेडियली ही, लेकिन इनवर्ड है, अंदर की ओर है। इसको भी हम त्रिज्य अंदर की ओर कहेंगे, ये रेडियली इनवर्ड। सभी बल रेखाएं जो है वो अंदर की ओर हो जाएंगी। धनावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर है, ऋणावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर। तो ये फिगर बना लीजिए दोनों। इसी प्रकार अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस, दो आवेश बहुत पास पास रखे हैं, तो उनकी बल रेखाओं को भी थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको कि उनकी बल रेखाएं कैसे होंगी। ये नोट कर लिया है, चलिए रफ कर देता हूं इसको। अब अगर दो आवेश इस प्रकार रखे हों, दो प्लस प्लस आवेश पास में रखे हों, सॉरी एक प्लस एक माइनस ले लेता हूं, तो देखिए प्लस से बल रेखाएं निकलती हैं। जैसा अभी हमने आपको एक स्वतंत्र धनावेश दिखाया था, एक प्लस क्यू चार्ज रख के दिखाया था, तो उससे बल रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं। तो यहां से बल रेखाएं इस प्रकार माइनस की तरफ जाएंगी, क्योंकि प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पे खत्म होती है। ये इसका एक विशेष गुण भी है, प्रॉपर्टी भी है, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार की आपको बल रेखाएं इस प्रकार दिखेंगी, ये इस तरह प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पे खत्म होती है। इस प्रकार इधर से भी प्लस बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी और इधर से इस प्रकार यहां से अंदर की ओर आएंगी। आप देखिए माइनस पर बल रेखाएं अंदर आ रही हैं ऐसे करके, ये अंदर की ओर आ रही हैं, और प्लस से बल रेखाएं ऐसे करके बाहर की ओर जा रही हैं। तो प्लस और माइनस अगर है, ये माइनस है, ध्यान रखिएगा इसको, नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस है। तो इस प्रकार आपका अगर दो बिंदु आवेश प्लस और माइनस इस प्रकार पास पास रखे हैं तो उससे बल रेखाएं इस तरह दिखाएंगे। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए एक प्लस चार्ज है, एक दूसरा भी प्लस चार्ज है, दोनों पास पास रखे हैं, तब बल रेखाओं की दिशा को देखेंगे कैसे होंगी। तो देखिए प्लस से बल रेखा अभी आपको बताया बाहर की ओर होगी, तो इस प्रकार ये होगी, क्योंकि धन धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये बल रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिकर्षित करेंगी। और खास बात यह है कि बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये हम बल रेखाओं की प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो इस प्रकार आप बल रेखाएं इस प्रकार दिखा सकते हैं, प्लस से बाहर की ओर दिखाते हैं बल। ये देखिए धनावेश, ये भी प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये भी प्लस चार्ज है, ये तो बल रेखाएं इस प्रकार होंगे। आप देख रहे हैं कि धन धन आवेश की जो बल रेखाएं हैं वो भी प्रतिकर्षित हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये दो धनावेश पास पास रखे हैं तो उसकी बल रेखाएं हैं। अगर एक धनावेश एक ऋणावेश है तो उसकी बल रेखाएं हैं। उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बल रेखाओं की परिभाषा देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बस दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया जाए और परिभाषा पहले बता देता हूं कि क्या है। तो इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए तो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा बता देता हूं आपको। क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं, इनको वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी आप कह सकते हो। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, क्षेत्र कभी दिखाई नहीं देता है, जैसा कि मैंने पहले टर्न में भी आपको इस चीज को बताया था। इसका आभास हो सकता है बस, लेकिन हम आप नहीं कर सकते। वैद्युत क्षेत्र का आभास कोई दूसरा आवेश ही करेगा। हम आप तो गुरुत्वीय पिंड के जैसे हैं, तो हम गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं, हम गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं, या कोई भी द्रव्यात्मक वस्तु है तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव करेगी, लेकिन आवेश वैद्युत क्षेत्र का एक्सपीरियंस करेगा। तो परिभाषा यह है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, या ये भी कह सकते हैं कि वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर आप एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट कहते हैं उसे, तो अगर एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर देते हैं तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। और साथ ही साथ ये है कि अगर उसी बिंदु के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ की बात कर लें आप,
तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक निष्कोण वक्र भी कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। दिशा को व्यक्त करती है तथा उस बिंदु के किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कंप्लीट। आप ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, यानी क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है तथा उस बिंदु के किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है। ये बाद वाली लाइन को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं आपको कि जैसे मान लिया जाए कि इस तरह की ये बल रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं, ये इस तरह बाहर की ओर बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ये इस तरह ये। तो अगर आप यहाँ पे इस बिंदु पर मान लिया आप यहां से वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर ई की दिशा ये हो जाएगी। और अगर इसी बिंदु के पास एक इस तरह का पृष्ठ खींचिए आप, तो आप देखते हैं कि इस पृष्ठ से जो लाइनें हैं वो ज्यादा गुजर रही है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें गुजर रही हैं। यही पृष्ठ अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, वही सेम पृष्ठ अगर यहाँ रखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है। यहाँ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या केवल 1 2 3 है, ये वाली बाहर से निकल गई, तो यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या 3 दिख रही है, और जबकि यहाँ से जो बल रेखाओं की संख्या है वो 1 2 3 4 5 6। तो वही सेम पृष्ठ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइनें पास पास हैं और यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की जो रेखाएं हैं ये दूर दूर हैं, और आप देख रहे हैं कि उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम हो गई, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अधिक होगा। यही लाइन लास्ट में मैंने यहाँ लिखी है, ये जो बल रेखाओं की संख्या है वो तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है। जहां पे लाइनें पास पास होंगी वहां बल रेखाएं ज्यादा होंगी, और जहां पे लाइनें दूर दूर होंगी वही बल रेखाएं जो है वो दूर दूर होंगी, वहां पर आप बताएंगे तीव्रता कम है। तो तीव्रता कम और अधिक आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई, परिभाषा नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके कुछ गुण हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं उनको देख लेते हैं। हो गया ये? चलिए, तो आप अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनके गुणों को देख लेते हैं। गुण बड़े सिंपल हैं। आपने देखा अभी हमने प्लस का माइनस का सबका आपको बल रेखाएं बना करके दिखाया, तो आपने देखा कि प्लस से जो बल रेखाएं हैं वो निकलती हैं, माइनस पे जाके समाप्त होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी यही है कि यह मतलब बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर
प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, एंड करती है, वहां पे समाप्त होती है। अब देखिए प्लस से माइनस पर जाएंगी, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। जब प्लस से माइनस जाएंगे तो एक प्रकार से ये खुले वक्र बनाती है। बंद वक्र क्या होता है? अगर बंद होता कि अगर प्लस से माइनस पे जाए और माइनस से वापस प्लस पे आ जाए तब बंद वक्र होता है। बंद क्या होता है? बंद ये है इस तरह। तो अगर मान लिया जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो यहां से ऐसे ही तो जा रही थी, खुला है, एकदम खुले हैं। आगे हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, वो इससे अलग होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है। तो ये एक बहुत प्रमुख अंतर है वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में। समाप्त होती हैं, अतः यहां लिख दिया ये बंद वक्र बनाती है, सॉरी खुले वक्र, ये खुले वक्र बनाती है, ये खुले वक्र बनाते हैं। चलिए नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा अभी आपको बताया था कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। तो लिख लीजिए कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहते हैं स्पर्श रेखा को, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर ई की दिशा, ई मतलब तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए बल रेखाओं का क्या है, अभी आपको दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, बता रहे हैं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो जैसे एक ये बल रेखा है मान लिया, और आपने कहा कि सर इस बिंदु पर दिशा बताइए क्या है। तो अगर ये बल रेखा ऐसे है तो दिशा ये हो जाएगी तीव्रता की, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने। अगर एक दूसरी बल रेखा सपोज कर लीजिए कि इसको ऐसे करके काट दे, तो इसी बिंदु पर इस बल रेखा की दिशा ये हो जाएगी। और कभी भी एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं एक ही बिंदु पर नहीं हो सकती हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कारण भी बताते हैं क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं अर्थात दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है, पॉसिबल नहीं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं अर्थात दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो ये तीन हमारी बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं। बाकी एक प्रॉपर्टी आप और भी कह सकते हो, एक चौथी प्रॉपर्टी इस तरह आप ले सकते हैं चौथी, कि जैसे आपने डोरी जो है देखा है कि डोरी जिस प्रकार कोई लचकदार डोरी सिकुड़ती है, उसी तरह बल रेखाएं भी सिकुड़ती हैं, एक्सपैंड होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो डोरी की दिशा में चौथा कह सकते हैं आप नंबर, कि बल रेखाएं लचकदार डोरी की दिशा में या डोरी की दिशा के अनुदिश
सिकुड़ती हैं, जबकि उसकी दिशा के लंबवत, जबकि दिशा के लंबवत दूर हटती हैं। और इसी कारण से आपको ये भी बता दूं कि जैसे लिखा है कि बल रेखाएं लचकदार डोरी की दिशा के अनुदिश सिकुड़ती हैं, जबकि दिशा के लंबवत दूर हटती हैं। इसी कारण से आप ये कह सकते हैं कि जो दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी कारण ये रीजन यही है इसका, इसी कारण समान आवेश, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण, रिपल्सिव फोर्स होगा प्रतिकर्षण, तथा विपरीत प्रकृति में आकर्षण होता है। विपरीत प्रकृति में आकर्षण होता है। यही सेम रीजन है यहाँ पे। तो ये चौथा नंबर हो गया। तो बस ये आपके वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहिए आप, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आप कहिए, या इन्हीं को आप वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। बाकी वैद्युत फ्लक्स क्या है उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, आगे के टॉपिक में। तो ये हो गया है, बिगाड़ दें। चलिए एक अंतिम इस आज के लेक्चर में आपको एक छोटा सा और एक इम्पोर्टेंट पार्ट बता देता हूं कि जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इस तरह प्रदर्शित करते हैं, ये इस तरह समांतर वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार खींचते हैं ये, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो अगर हमारी सपोज कर लीजिए कि दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें क्षैतिज हैं, एक ये प्लेट हमने इस प्रकार ली क्षैतिज और एक इसके ऊपर हमने एक और क्षैतिज प्लेट ली। तो प्लेटें तो हमने क्षैतिज ले लिया है, लेकिन इन पर हमने आवेश अलग अलग प्रकृति का लिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले पर हमने माइनस आवेश लिया है अभी प्रेजेंट में और नीचे वाले पर प्लस लिया है। तो इस प्रकार की अगर हम दो प्लेटें ले लें, ये एक प्लेट है, इस पर हमने प्लस आवेश ले लिया है, नीचे वाली प्लेट पर ध्यान रखिएगा क्षैतिज प्लेटें हैं, और एक ये इसके ऊपर जो है ये माइनस हमने कर लिया है, ये माइनस क्यू आवेश से कर दिया है। तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो प्लस से माइनस की तरफ ये होंगी, इस प्रकार, ये इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं होंगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत बल रेखाएं जो है ये ऊर्ध्वाधर होंगी। प्लेटें क्षैतिज हैं, नीचे की प्लेट प्लस है, ऊपर की प्लेट माइनस है, दोनों प्लेटें क्षैतिज हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी गई है, एक नीचे पहले रखी है किसके ऊपर, और इनके बीच जो बल रेखाएं हैं वो ऊर्ध्वाधर बल रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वाई एक्स की दिशा में। तो अगर यहां पर हम एक कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, तो आपको पहले बताया था कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेशित कण है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो हमेशा एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋणावेश जो है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है। तो ये प्लस क्यू आवेश है, वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ है, तो ये तो ई की दिशा हो गई। तो इस क्यू पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो ये वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो प्लस क्यू पर वैद्युत बल इस दिशा में लगेगा, एफ ई हमने कह दिया, अभी एफ ई की वैल्यू लिखते हैं, वैद्युत बल ये होगा। और एक इसी पर गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य करेगा जिसको हम एफ जी कहते हैं। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, और एफ ई वैद्युत बल है। तो इसकी हेडिंग आपको बता दूं क्या है, दो आवेशित, हेडिंग है दो आवेशित प्लेटों के बीच किसी दो विपरीत आवेशित कह लीजिए, क्योंकि दोनों आवेश अलग अलग हैं, दो विपरीत कह लीजिए, दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच किसी भी आवेशित कण के भार का संतुलन, ये टॉपिक है। एक कण को हमें वैद्युत क्षेत्र में संतुलित करना है, हवा में लटकाना है, ठीक है। तो ये हेडिंग है। तो अब देख लीजिए यहां पर लिख लेंगे कि प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल, आवेश पर वैद्युत बल
Fe बता दीजिए क्या हो जाएगा, QE, पीछे पढ़ा था ये फॉर्मूला। दो बल कार्य करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे दो बल, कण पर दो बल हैं, कण पर दो बल कार्य कर रहे हैं, पहला ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका कण पर गुरुत्वीय बल। कण का द्रव्यमान हमने स्मॉल m मान लिया है, कि ये गुरुत्वीय बल हो जाएगा mg। अब आप चित्र में देखिए दोनों बल विपरीत हैं, ये ऊपर है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल नीचे है। तो अगर आप संतुलन की बात करते हैं, संतुलन में अगर यह आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में हवा में लटकाना हो उसे, तो उस कंडीशन पे उस पे लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। परिणामी बल शून्य होने के लिए फिर से वही बात, वैद्युत बल गुरुत्वीय बल के बराबर होना चाहिए। तो संतुलन में Fe इक्वल टू Fg हो जाएगा। तो बस दोनों बलों को बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा QE बराबर mg। तो यहां से आपको E की वैल्यू मिल जाएगी mg/q। तो ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर हमें ये पता हो कि किस वैल्यू का आवेश है यहाँ पर, उसका द्रव्यमान क्या है कण का, तो द्रव्यमान और अगर आवेश पता हो, दो चीजें, और गुरुत्वीय त्वरण का मान पता रहेगा आपको 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो E बराबर ये फॉर्मूला है mg/q। अब इसी में एक छोटी सी बात आप ये भी समझ लीजिए कि अगर ये आवेश प्लस के बजाय माइनस हो जाए, ये आवेशित कण माइनस हो जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को आपको पलटना पड़ेगा। अब आपको वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार करना पड़ेगा, ये, क्योंकि अगर ये माइनस कण हो गया यहाँ पर, तो इस माइनस कण पे इस वैद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो इसके अपोजिट होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा, इस दिशा में होगा वैद्युत बल, और इस पर जो गुरुत्वीय बल होगा वो नीचे की ओर ही होगा, Fg। तो बस फॉर्मूला यही सेम रहेगा, बस वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको उलट देनी रहेगी। तो अगर कोई सपोज कर लीजिए कि कोई ऋणावेश है, तो उसको इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र में हमें संतुलित कर सकते हैं, और कोई अगर धनावेश है तो उसको इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र में संतुलित कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे इस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र लेना होगा, और अगर कोई प्रोटॉन है, अल्फा कण है, तो उसे आप इस तरह के वैद्युत क्षेत्र में संतुलित करेंगे, क्योंकि अल्फा कण और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आप इसके आंकिक प्रश्नों को लगाते रहिए, और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।